हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेज में, जहां पे दोस्तों आपको पता ही है हम हमारा क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, जिससे कि आपका स्कोर मैथ्स के पेपर में अच्छे से अच्छा हो सके और आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके, अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सके। दोस्तों, क्रैश कोर्स में हम काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से देख चुके हैं। प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और उसी कड़ी में आज जो है प्रश्नावली 5 हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और अगर इंग्लिश में कहें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस, है ना। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी की बात करूं मैं अगर, तो समांतर श्रेणी होती क्या है, तो आप देखिए कि समांतर श्रेणी जैसे कि अगर मैं एक गिनती लिख दूं आपके सामने 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से आगे भी, तो दोस्तों ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों यहाँ से उसके बाद में अगर आपसे बात करूं सम संख्या में लिख दूं 2 4 6 8 10 और इसी प्रकार से आगे भी, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। उसी तरह अगर मैं आपके सामने विषम संख्या लिखूं कि 1 3 5 7 9 और इसी प्रकार से आगे भी, तो दोस्तों ये जो तीनों श्रेणियां मैंने आपके सामने लिखी, तो आप इनको भी समांतर श्रेणी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? समांतर श्रेणी होती क्या है दोस्तों? समांतर श्रेणी के सभी पदों में जो है अंतर बिल्कुल समान होना चाहिए, एक निश्चित अंतर होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये जो हमारी फर्स्ट वाली श्रेणी हमने लिखी, इनमें हम देखेंगे एक के बाद यहाँ पे 2 आया, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? +1 का। 2 के बाद में 3 आया, कितने का अंतर है? +1 का। आप यहाँ पे देखिए 4 के बाद में 5 आ रहा है, कितने का अंतर है? +1 का। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप 9 और फिर 10 लिखेंगे, तो इनके बीच में भी देखिए अंतर कितने का है? +1 का। यानी कि हमें पता चला कि ऐसी श्रेणियां जिनके मध्य में, जिनके पदों के मध्य में एक निश्चित संख्या का अंतर हो, उन्हें ही क्या कह देते हैं? समांतर श्रेणी कह देते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए ये जो सम संख्याओं की श्रेणी है, इसमें भी 2 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। 2 के बाद 4 आया तो 2 का अंतर, 4 के बाद 6 आया तो 2 का अंतर, 6 के बाद 8 आया तो 2 का अंतर। इसी प्रकार से आप किन्हीं भी सम संख्याओं को देख लीजिए, जैसे कि क्रमागत क्रम संख्याओं सम संख्याओं को, है ना। ऐसे किन्हीं भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहें सर एक तो 14 और 20 भी तो सम संख्या है, तो क्या इनके बीच में तो अंतर है ही नहीं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्रमागत सम संख्याओं का हमें देखना है ना। क्रमागत यानी कि 14 के बाद वाली को अगर मैं देखूं 16, तो आप देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। 16 के बाद वाली को अगर मैं देखूं 18, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का। दोस्तों ये होती है समांतर श्रेणी। इसी प्रकार से विषम संख्याओं की जो होगी वो भी समांतर श्रेणी होगी। तो अब दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर अंतर अलग अलग है, जैसे 1 2 फिर 4 फिर 6 फिर 7 फिर 9 फिर 11, तो आप देखिए यहाँ पे 1 का अंतर आपको देखने को मिला, यहाँ पे आपको 2 का अंतर देखने को मिला, फिर से यहाँ पे आपको 2 का अंतर देखने को मिला, यहाँ पे 6 से 7 पे गए तो 1 का अंतर देखने को मिला, 7 से 9 पे गए तो फिर से 2 का, 9 से 11 पे गए तो फिर से 2 का। तो देखिए दोस्तों, कभी 1 कभी 2 कभी 2 कभी 1, इस प्रकार से अंतर हमें देखने को मिल रहा है। अंतर एक निश्चित हमें देखने को नहीं मिला, तो ये समांतर श्रेणी होगी क्या? ये समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी वही होती है जिनके पदों में अंतर निश्चित हो। तो दोस्तों समांतर श्रेणी आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। परिभाषा जो है हम यहाँ पे आज नहीं देखेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स ही कराए जाएंगे। तो दोस्तों परिभाषा वगैरह बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मतलब डीप में मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन मतलब ज़्यादा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी है, ये हमने देखी। अगर मैं एक श्रेणी ले लूँ, जैसे कि आपके सामने AP, इसको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं। तो आप देखिए इसको मैं AP से प्रदर्शित कर रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे विषम संख्याओं की, यानी कि 1 3 5 7 और इसी प्रकार से आगे भी, है ना, ये एक AP में आपके सामने ले लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इसमें जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, उसको हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, A फॉर एप्पल से, है ना, लेकिन स्मॉल a रखना है। तो बताइए इसमें जो AP है, हमने जो ये AP लिए यहाँ पे, इसके अंदर आपको प्रथम पद क्या देखने को मिला? 1 देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों जो पदों में अंतर होता है, जो क्रमागत पदों में जो अंतर होता है, वो दोस्तों क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब सभी का
समान अंतर होता है, और इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं डी से, डी फॉर डिफरेंस, है ना, तो डी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो हमने एपी ली है इसके अंदर आपको सार्वंतर कितना देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सार्वंतर निकालने के लिए एक बात जरूर याद रखिएगा कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सा पद है, ये पहला पद है, तो इसको मैं A1 से प्रदर्शित करूंगा। ये कौन सा पद है, तो ये दूसरा पद है, तो मैं इसको A2 से प्रदर्शित करूंगा। ये कौन सा पद है, तीसरा है, तो A3 से। यानी कि जोन सा पद होगा उसको हम A के साथ में वही अंक लेके प्रदर्शित कर देंगे। तो ये A4 है, चौथा पद है। तो दोस्तों याद रखना है कि सार्वंतर जो होता है वो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो A1 में से A2 मुझे कभी भी नहीं घटाना है। दोस्तों A1 में से A2 ये नहीं घटाना है। आपको याद रखना है कि बड़ी वाली मतलब जो बड़ा पद है, जो बाद वाला पद है, उसको हमेशा आगे रखना है। तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। आप किन्हीं भी दो पदों से निकाल सकते हो, लेकिन वो क्रमागत होने चाहिए। जैसे कि मैं चौथे पद और तीसरे पद से भी निकाल सकता हूं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं पहले इन दोनों से निकालूं तो A2 हमारा कितना है, 3 है, और A1 कितना है, 1 है। तो 3 माइनस 1 आपको कितना मिला, 2 मिला। अब मैं इन दोनों पद से निकालूं यानी कि A4 और A3 से, तो भी आप देखिए A4 माइनस A3 कितना मिलेगा, A4 कितना है देखिए 7, A3 कितना है 5, ये आपको कितना मिला, फिर से 2 मिला। तो दोस्तों ये हुई सार्वंतर की बात, जिसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। और बात हुई किसकी, प्रथम पद की बात, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। उसके बाद देखिए दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रथम पद है आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलेगा, A1 बराबर, ठीक है, इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं आप, A प्लस 0D। जी हाँ दोस्तों, A1 बराबर A प्लस 0D, यानी यहाँ पे जो है आपको एक से, यहाँ पे जो आपको अंक लेना है उससे एक कम लेना है ना। तो इसमें देखिए बन रहा है नहीं बन रहा है, A1 हमारे पास क्या है, 1 है ना। तो A1 यानी कि 1 बराबर A का मान क्या है, अब A क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ये देखिए ये प्रथम पद, तो ये प्रथम पद प्लस 0, तो ये 0 इंटू डी, डी कितना है हमारा, 2 है। तो आप 2 को जब 0 से गुणा करते हो तो 0 आता है। तो देखा हमने A1 बराबर कितना मिला, 1 मिला। आप देख सकते हैं कि A1 बराबर आपको कितना मिला, 1 मिला। इसी प्रकार से आप यदि देखेंगे कि A4 अगर आपको निकालना है तो हम यहाँ पे किस प्रकार से लेंगे, A प्लस यानी कि पहले हमें प्रथम पद लेना है, और यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस 1 लेंगे यानी कि 3D लेंगे, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सारे पदों को निकाल सकते हैं। अगर हमें A5 निकालना है तो यहाँ पे हम A प्लस 4D लेंगे। ये इसका जो है एक जनरलाइज फॉर्मूला बनता है, वो मैं आपको लिखाता हूँ, आप देखिए, है ना। तो अभी रुको मैं आपको लिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने मैंने 2 सूत्र लिखे हैं। इन 2 सूत्रों को अगर आप याद रखते हैं और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि इनमें जो जो आपको चर दिख रहे हैं, यानी कि ये जो इंग्लिश के शब्द दिख रहे हैं, जैसे कि ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, एस एन क्या है, उसके अलावा हम देखें तो एन क्या है, अगर इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपके, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गारंटेड है दोस्तों, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। और मैं आपको एक पैटर्न बताने वाला हूं, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में। और अगर आप यहाँ पे इस क्लास को, आज की क्लास को अगर अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और 3 नंबर आपके लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके सामने सूत्र लिखा है एनवा पद, यानी कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने देखा है कि ए क्या होता है, हमेशा प्रथम पद होता है, डी क्या होता है, सार्वंतर, और एन, तो एन के बारे में दोस्तों आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल एन जो होता है गणित में कहीं भी आए, कहीं भी किसी भी चैप्टर में आए, किसी भी क्लास में आए, है ना, कभी भी आए, चाहे आप आगे अगर मैथ्स लेते हैं तो किसी भी क्लास में आपके आए, तो एन जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यानी कि पदों की संख्या होता है। एन को हमेशा किसमें व्यक्त करते हैं, मतलब पदों की संख्या को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं, एन से, क्योंकि एन 4 होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने ए देख लिया, डी देख लिया, तो आपको यहाँ पे ए और डी समझ में आ चुके हैं, एन समझ में आ चुका है। उसके बाद दोस्तों ए एन क्या होता है, ए एन जो होता है वो होता है एनवा पद। एनवा पद जैसे कि कोई श्रेणी हमने ली, जैसे कि मैं कोई श्रेणी आपको लेके बता रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, और इसी प्रकार से ये कोई सम संख्याओं की श्रेणी है।
अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा था अगर पहला पद है तो उसको A1 से करेंगे प्रदर्शित, दूसरा है तो A2, तीसरा है तो A3, चौथा है तो A4, पांचवा है तो A5। ठीक है दोस्तों, अब ये श्रेणी क्या है, ये तो चलती जाएगी, कहाँ तक चलेगी, अनंत तक जा सकती है, कितनी भी आगे तक ये जा सकती है। संख्याएं हमें पता है कि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ ले ऐसे कि आप जो है हमको A45 यानी कि 45वां पद, A45 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 45वां पद, आपको ऐसे श्रेणी दी जा सकती है क्वेश्चन में, है ना। और उसके बाद या तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 45वां पद ज्ञात कीजिए, है ना, ऐसे ही पूछेगा, आपको ये लैंग्वेज मिलेगी। तो 45वां पद यानी कि कोई सा, जब आपको पद ज्ञात करना है तो आपको an ज्ञात करना है। अगर आपको कोई सा भी दे दे, जैसे मैं जनरलाइज के लिए बता देता हूँ, nवां पद अगर आपसे पूछे, nवां पद, तो आपको सूत्र लगाना है कौन सा, an का। जैसे कि 45वां पूछा है तो मैं सूत्र क्या लगाऊंगा, देखिए सूत्र आपके पास क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, प्रथम पद, तो आप देखिए श्रेणी में प्रथम पद क्या है, 2 है, प्लस n-1। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जोन सा पद हमसे पूछा है nवां पद, तो n की जगह यहाँ पे क्या दिया है, देखिए 45वां पद, यानी कि n बराबर में कितना रख दूंगा, 45 माइनस 1, और d का मान कैसे निकालेंगे, इसमें से पीछे वाली को घटा लेंगे, किसी में भी आप घटा लीजिए। तो चूंकि ये सम संख्याओं की श्रेणी है, आप जानते हैं कि सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो दोस्तों ये फटाफट से हमारे पास 45 में से 1 गया तो 44 इंटू 2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 और 2 कितना आ जाता है, 90। इस प्रकार से आपसे अगर कोई सा भी पद पूछे तो आप डायरेक्टली आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हुई an वाले फॉर्मूले की बात, है ना। उसके बाद हम देखेंगे n पदों का योग, यहाँ पे लिखा गया है n पदों का योग। अब ये n पदों का योग जो होता है ये किस प्रकार से काम करता है, तो देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन से मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये क्या पूछा है हमसे, 45वां पद पूछा है, यानी कि ये पद कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है कि 5वां पद, तो 5वां पद कौन सा है, 10 है, ये हमसे ये पूछा है, यहाँ पे 5वां पद पूछा है तो हमने ये पद निकाला। यानी कि अगर इसको मैं आगे तक चलूँ तो जो A45 आएगा वो आपके पास कितना मिलेगा, आपको 90 मिलेगा, कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे कि 45 पदों का योग बताइए, 45 पदों का योग बताइए, तो उसका मीनिंग होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कम संख्या कम पदों के लिए लेके, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 3 पदों का योग बताइए, तो 1, 2 और 3, इन तीनों का योग बताना है आपको। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12। यहाँ पे आपके पास पद लिखे हुए हैं, हमसे 3 पदों का केवल पूछा है तो हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं। लेकिन अब आपसे दोस्तों पूछ ले कि 45 पदों का योग बताइए, तो कैसे बताएंगे। तो उसके लिए क्या किया, गणितज्ञों ने एक फॉर्मूला बना दिया। दोस्तों गणितज्ञ जो होते हैं, हमारा जो गणित विषय होता है उसमें क्या है कि लोग थोड़े आलसी होते हैं, तो हमेशा जो है लंबी चीजों को शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूले बना देते हैं। और इसीलिए आज हम काफी अच्छी तरीके से काफी बड़ी बड़ी गणनाओं को छोटे छोटे सूत्रों की सहायता से फटाफट से 5 सेकंड में 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब 45 संख्याएं, अब इनका आप योग करने बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारे कुछ गणितज्ञ, महान गणितज्ञ जो है इस प्रकार से फॉर्मूले देके गए हैं। अब इनको सिर्फ लगाना होता है, इनमें वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर हमारा आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 45 पदों का योग ज्ञात करना होता है तो हम कौन सा सूत्र लगा देते हैं, ये वाला सूत्र लगा देते हैं। अब दोस्तों मैं ये अपने सूत्र को समझा, इसमें जो भी आने वाले जो ये टर्म्स है जैसे कि NAD, है ना, ये सब क्या है ये आपने समझा। इसके बाद हम एक बार जो प्रीवियस ईयर्स में आने वाले क्वेश्चन है उनका पैटर्न देख लेते हैं, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि हमेशा आपके उसी पैटर्न से क्वेश्चन आता है, और इस बार भी गारंटी है कि उसी पैटर्न से ही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आप इसको नोट करें ये दोनों फॉर्मूलों को जल्दी से, उसके बाद हम देखते हैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, ये आपके 2015 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में ही आया हुआ है, और हम इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन को सोल्व भी करते चले जा रहे हैं साथ में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी दी गई है 17, 15, 13 और एंड सो ऑन, है ना, कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 81 हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपके सारे जो क्वेश्चन है ना, पिछले सालों में आने वाले वो सभी कहाँ से आने वाले हैं,
वो सभी योग का जो आपका सूत्र है, यानी कि जो एस एन वाला सूत्र है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस एन बराबर एन बटे 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है सभी सूत्र इसी से देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन 3 मार्क्स से कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको? एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 3 नंबर का जो साइज होती है वो इसी सूत्र के जो सवाल हैं उनकी होती है। तो दोस्तों आपको इसी से देखने को मिलता है हमेशा, और इस बार भी मिलेगा। तो आप देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें हैं आपके पास। एक तो आपको एस एन देखना पड़ेगा, इसके लिए एक आपको एन देखना पड़ेगा, एक आपको ए देखना पड़ेगा और एक आपको डी देखना पड़ेगा। दोस्तों मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी दोस्तों आपकी पूरी मैथ्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हो। तो क्लास 10th की मैथ्स तो काफी सरल हो जाएगी अगर आप आज जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उसको अच्छी तरीके से समझ लोगे। दोस्तों मेथड क्या है? गणित में कुछ नहीं होता, अगर आपको फॉर्मूला याद है, यानी कि जिन सवालों में हमें बुक्स में फॉर्मूले दिए हुए होते हैं, है ना, तो उसमें होता कुछ नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। जैसे यहाँ पे हमने देखा एक एस एन हमारे पास में था, एक हमारे पास में स्मॉल एन था, एक स्मॉल ए था और एक डी था। ये चीजें जो है पूरा फॉर्मूले में दी गई है। अब दोस्तों होता क्या है मैथ्स के अंदर कि अगर 4 चीजें हैं, अगर कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं, तो कोई सी भी एक चीज वो आपको गायब कर देगा क्वेश्चन में और बाकी की 3 चीज आपको दे देगा। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे पहले मैं सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ। एपी जो आपको दी गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 17, 15, 13 और इसी प्रकार से आगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। इस एपी से आप प्रथम पद लिख सकते हैं ए, कितना है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कितना है? 17 है। उसके बाद आप डी लिख सकते हैं दोस्तों। डी किस प्रकार से लिखोगे? A2 माइनस A1, यानी कि A2 कौन सा है? ये A1 है और ये A2 है, तो 15 माइनस 17। दोस्तों जो डी है वो माइनस में भी आ सकता है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है ना, क्योंकि ये कम होती जा रही है इसलिए डी माइनस में ही हमें प्राप्त होगा। तो आप देखिए इसमें से आपको ए मिल चुका है, ठीक है, उसके बाद में आपको डी मिल चुका है। अब इन दोनों में से आपको क्या और दिया हुआ है वो हमें देखना है। ये हमने यहाँ तक की लाइन से प्राप्त की 2 चीजें। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एपी जो ये दी गई है कि कितने पद लिए जाए, क्या दिया हुआ है? कितने पद लिए जाए। ये लाइन पे गौर करिएगा कि उनका योग 81 हो जाए। उनका योग कितना हो जाए? 81 हो जाए। योग 81 हो जाए, यानी कि योग क्या होता है? एसएन होता है। मैंने अभी आपको लिखा है कि एन पदों का योग, एन पदों का योग, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एस एन से प्रदर्शित करते हैं। योग आपको दिया हुआ है कितना? 81 दिया हुआ है, यानी कि आपको किसका और मान दिया हुआ है? एस एन का मान भी आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए कि क्या बचा? एन बचा, तो एन का मान हमें फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एस एन की वैल्यू भी मैं लिख रहा हूँ। एस एन बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 81 दिया हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है? फॉर्मूला लगाना है और जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जैसे कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसको एक तरफ छोड़ना है, या तो LHS में या RHS में, और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना है, तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए आप सबसे पहले मैं सूत्र यहाँ पे लिखा रहा है, तो डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। SN की जो वैल्यू है वो कितनी है? 81 है, बराबर आप देखेंगे n/2। तो n हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कितने पद ज्ञात करने हैं, यानी कि n हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। अब आप देखिए n का मान नहीं है तो n को n ही रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। ब्रैकेट 2a, तो 2a की वैल्यू तो है ना आपके पास, कितनी है? 17 है, तो यहाँ से रख देंगे 17। फिर प्लस ब्रैकेट में n-1, तो देखिए n की वैल्यू फिर से हमारे पास नहीं है, तो n को n ही चलने दो, 1 का 1 लिख ही सकते हैं। d की वैल्यू कितनी आई अपने पास? -2, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सोल्व करना आना चाहिए, बस ये है। तो देखिए आप n/2 ब्रैकेट 17 दूनी कितने हो जाएंगे? 34, प्लस यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों -2 है, जब आप इसका ब्रैकेट में गुणा करोगे तो -2n हो जाएगा, और चूंकि आगे प्लस है तो वो का वही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो किसका होएगा? माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं -2n आ जाएगा। फिर -2 को जब मैं -1 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2, ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। अब आप देखेंगे कि इसके बटे में जो 2 है उसको मैं इधर भेज रहा हूँ, जब इसको मैं इधर भेजूंगा तो 81 में 2 का गुणा होगा,
तो आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ से 162 मिलने वाला है, और बराबर में n ब्रैकेट में आ जाएगा 34, 34 में 2 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 36 माइनस 2n। ठीक है, अब क्या करना है, ये n जो है इसका ब्रैकेट में गुणा कर दो। करना क्या है, सब मैथ्स में क्या होता है, सब दिखते जाता है। देखिए आप, ये 162 इधर है, n का जो है ब्रैकेट के गुणा में लिखा है तो अंदर गुणा कर देंगे। जब मैंने गुणा किया तो 36n और माइनस 2n में गुणा किया तो माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद देखिए आप, इधर मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखेंगे 162 इधर है, बराबर में 36n माइनस 2n स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि n स्क्वायर वाला पद भी है और n वाला पद भी है, यानी कि अकेला n हमारे पास नहीं है, तो पक्षांतरण विधि से मान नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 162 है इसको उधर पहुंचा देंगे। जब 162 उधर जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए 36n तो पहले से था, माइनस 2n स्क्वायर भी था। ये 162 जो है ये उधर जाएगा तो माइनस का 162, इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब आप इसको पलट के तो लिख ही सकते हैं। और जो अपना यहाँ पे आप देखेंगे तो ये द्विघात बहुपद बना है आपके पास, यहाँ पे n की घात 2 है और यहाँ पे n की घात 1 है और ये अचर पद है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको उसी रूप में जमा रहा हूँ। सबसे पहले मैं माइनस 2n स्क्वायर लिखूंगा, फिर 36n प्लस का है तो मैंने इसको प्लस का 36n ही लिखा, फिर 162 माइनस का है तो मैंने इसको 162 लिखा, और बराबर में आपके पास क्या है, 0 है। इसको प्लस में करने के लिए, और आप देखेंगे कि ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और ये भी क्या है, सम संख्या है। तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों माइनस का 2 को मैं कॉमन लेके उधर भेजूंगा, तो माइनस के 2 को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे गुणा में आएगा, और जब मैं उधर भेजूंगा तो इसके बटे में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे कि n स्क्वायर तो आपके पास प्लस का बचेगा, क्योंकि माइनस 2 कॉमन लिया है, ये प्लस माइनस में बदलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से आप जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा, आपके पास 81 हो जाएगा। अब हमने देखा कि हमें एक समीकरण प्राप्त हो गई। कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण है। तो इसमें आपको जैसे कि गुणनखंड विधि से हम मान निकालते आ ही रहे हैं, क्लास 8th में भी निकाले, 9th में भी निकाले, और मैंने भी पिछली वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बीच वाला जो होता है उसके हमें टुकड़े करने होते हैं इस प्रकार से कि जोड़ने पे या घटाने पे तो ये आए, लेकिन गुणा करने पे इन दोनों का गुणा आपको प्राप्त हो। तो इन दोनों का गुणा आप देखिए आपको कितना मिल रहा है, 81n स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इसी के गुणनखंड करने, 90 90 81 होता है, तो यहाँ पे -9 और -9 हम ले लेंगे, तो आप देखिए n स्क्वायर माइनस 9n, फिर से माइनस का 9n, तो -9 और -9 -18 हो रहे हैं। गुणा आप करके देखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 90 90 81 और n स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से -81। आप देखिए आगे जो मैं कॉमन लूंगा, n कॉमन लूंगा, तो n -9 बचेगा, फिर से मैं माइनस का कितना कॉमन लूंगा, n -9 बचाने के लिए 9 कॉमन ले सकता हूं मैं। तो यहाँ से आप देखिए n -9 आपके पास में फिर से यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो -9 और -9 n कॉमन लिया तो n -9, ठीक है, करेक्ट है ये। और ये अच्छा यहाँ पे ये प्लस का था क्या, 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे n -9 एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली और n -9 ब्रैकेट के बाहर वाली, बराबर में 0 के चल रहा है ये। तो आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट से n का मान आपको कितना प्राप्त होगा, n बराबर 9, जो कि हमें ज्ञात करना था। ये आ गया आपका आंसर। दोस्तों ये मेथड है, इसी मेथड से आपके सारे सवाल होते हैं अगर फॉर्मूले वाले हैं। और ये जो आपके फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें आपको हर क्वेश्चन में यही मेथड को लगाना है, बस जो एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जो 4 मान दिए हुए हैं उसमें जो 3 मान आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको आपको इसमें रखना है, जो नहीं दे रखा है उसका मान निकालना है। आप इसको नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्लास जो है हमारी काफी लंबी हो चुकी है, 24-25 मिनट की, तो आप ये क्वेश्चन उतारें, और इसके बाद के जो 3-4 क्वेश्चन बचते हैं 2016, 2017, 18, 19 तक है ना, और एक आध और जो 2020 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आप इंतजार करें। और जो आपको अभी तक जो कंटेंट मिला है उसको आप अच्छे से तैयार करें दोस्तों। सिर्फ जो आप 20 मिनट की अगर क्लास ले रहे हैं, अगर उसके बाद आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर उससे ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।